सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शंस को कंप्लीटली कवर कर लिया था। सो सिंस हमने वो उसको कवर कर लिया है तो उसको रिवाइज करने का एक जो बेहतर तरीका ये है कि हम उससे एसोसिएटेड पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, जिससे कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट किया है जो हम आपके साथ अभी यहां पर डिस्कस करेंगे और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने आप को एनालाइज करें कि आपको कितना आता है और कितना यू मोर हैव टू लर्न, यू मोर हैव टू स्टडी। अगर कहीं पे भी आपको ये सवाल या कोई भी सवाल आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई इश्यूज हो रही है आपको तो आप इस वीडियो के बाद दोबारा से जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखें। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको ये वाले जितने भी सवाल हम आपको इस अभी वीडियो लेक्चर में देंगे सॉल्व करने के लिए, वो सारे के सारे आप बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप बेफिक्र रहें आप। बच्चों, जो सबसे जो पहली जो चीज़ है, मैं आपको बिफोर हम अपनी इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी कोट यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। आपको पता है ना कि जानना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट एनफ। नोइंग इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एनफ। बट जब तक कि उन चीज़ों को आप जानो और फिर उसको अप्लाई करो, है ना। आप मॉरल साइंस पढ़ते हो, मॉरल साइंस जानते हो कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बट अनटिल एंड अनलेस उसकी वैल्यूएशन तब तक है ना कि जब तक कि आप उसकी वैल्यू तो तभी है जब आप उसको अप्लाई करोगे, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे। और विश करना, कि लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें विश करते हैं, चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, नई नई चीजों को पाना। देखिए, ख्वाहिश कि कोई डोर नहीं है, वो कहीं भी चली जा सकती है, ठीक है। तो ख्वाहिशें दिल में रखना और उसके लिए मेहनत करना, इट्स ऑल अबाउट। ख्वाहिशें दिल में रख लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता, ध्यान में बना लेने से कि भाई साहब ये करना है मुझे, तो सिर्फ उससे काम नहीं होगा। यू नीड टू हैव द एक्शन, उस चीज को पाने के लिए आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई आवर नॉलेज, एंड विशिंग इज नॉट जस्ट इनफ, वी मस्ट डू टू फुलफिल आवर विशेस। ओके, सो आई होप कि आप ज़रूर अपनी विशेस को पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे उन चीज़ों को पाने के लिए। चलिए जी, तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके फ़ोन की स्क्रीन पर। जो पहला सवाल है वो है, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ। न्यूट्रिशन में आप क्या देखते हो बच्चा, आपको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? न्यूट्रिशन तो आपको मैंने बताया था ना, न्यूट्रिशन वो एक एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हो। तो वो आपको कहाँ से मिलता है बच्चा? द न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, आप इसमें सबसे पहला ऑप्शन है द ऑर्गेनिजम्स फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द वे एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूट्रिशन में आप बताइए कि इन चीजों में से कौन सा हो सकता है। आप वक्त लीजिए और आप हमें बताइए कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीजें स्टडी की जा सकती है। ऑफ कोर्स बच्चे, इन तीनों ऑल ऑफ द अबव को स्टडी करना पड़ेगा। तो एक तो ऑर्गेनिजम्स की फूड, हमारी एक ऑर्गेनिज्म, हमारी जैसे वी द ह्यूमन हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड की अपनी एक स्पेसिफिक है। हम घास नहीं खा सकते, हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन इतने बड़े नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारा अपना है, तो उसी डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उस फूड को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड देन एसिमिलेट करके फिर उसकी एनर्जी बनाई जाती है। एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म का फूड ऑब्टेन करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। कोई ऑटोट्रॉफिक होता है, कोई हेटरोट्रॉफिक होता है, तो सबकी अपनी अपनी न्यूट्रिशन होती है बच्चा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पहले वाले का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा, ऑल ऑफ द अबव होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नहीं होगा, सिंस कि ये चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे डिपेंडेंट था, इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर सिर्फ डाइजेशन होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन की स्टडी में हम कौन सा फूड खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है और अपनी फूड को हम कैसे हासिल करते हैं, वाइदर वी आर ऑटोट्रॉफिक और वी आर हेटरोट्रॉफिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले का करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड ये सारे जो क्वेश्चंस है बच्चा, ये आपके एनटीएससी और कुछ क्वेश्चंस मैंने नीट से भी लिए हैं जो कि थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड के हैं, ताकि 9th 10th के बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और आप देखिए बच्चे, आप किसी भी क्लास में हो, आप 6th 5th में भी हो, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो आई एम प्रीटी मच श्योर इसमें से एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला। बहुत ही आसानी से आपका ये आंसर, आपके इन सवालों के आंसर बहुत आसानी से आपके पास मिलेंगे। तो बच्चा, दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग एंड ऑफ द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द duodenum। आपको पता है बच्चा, वी हैव टू डिफरेंट glands in our body which secretes their enzymes, which secretes their product directly into the small intestine, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। सबसे पहला बच्चा तो आपको पता है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड,
ग्लैंड होता है और इसके ऊपर एक एक बहुत ही थिन लेयर की एक शीट होती है, इसको हम गिल्सन शीथ कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चा जो जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी इज व्हाट इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के पास दोनों एक्टिविटीज होती है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वाली जो होती है ना, तो पैनक्रिएटिक जो जूसेस होती है ना बच्चा, तो वो एक पैनक्रिएटिक डक्ट से होते हुए एक कॉमन डक्ट होता है, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट होता है, उसी के डक्ट के थ्रू फिर वो डोडेनम में तक पहुंचती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना बच्चा वहां पर एक स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होता है, ऑडी। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो मतलब जो लिवर से आ रही है, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रिया से आने वाली डक्ट। पैनक्रियाटिक वाली डक्ट क्या लेके आएगी? पैनक्रियाटिक जूस लेके आएगी। हेपेटो वाली क्या लेके आएगी? बाइल लेकर के आएगी, हेपेटिक सेल्स होगा उसके अंदर में, उससे अंदर से वो बाइल लेकर के आएगी और कहां पहुंचाएगी? उसको ड्यूडेनम में पहुंचाएगी। तो ड्यूडेनम में उसको कंट्रोल कैसे कौन करेगा? कौन सा स्फिंक्टर? स्फिंक्टर का काम क्या होता है? कंट्रोल्ड मूवमेंट करना, है ना। तो स्फिंक्टर का काम क्या है? कंट्रोल मूवमेंट करना। तो वहां पर कौन सा स्फिंक्टर मौजूद होता है? वो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, द प्राइमरी डेंटिशन ऑफ ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। आप बताइए कि प्राइमरी डेंटिशन, दूध के दांत और परमानेंट टीथ, इनमें फर्क बेसिकली क्या होता है? किन टीथ्स का बेसिकली फर्क होता है? तो आपको पता है ना कि सबसे पहले तो इंसाइजर्स होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर होता है एंड देन फाइनली मोलर्स होता है। तो ऑफ कोर्स किसका डिफरेंस होगा? जो सबसे पीछे जो विजडम टीथ्स जो आपके आते हैं, है ना, तो वो कौन से टीथ्स होते हैं? वो मोलर्स ही तो होते हैं ना, सबसे आखिर वाले जो टीथ होते हैं, जो बिल्कुल अंदर जो है ना, जो मैस्टिकेशंस में हेल्प करते हैं, तो वो है मोलर्स। तो बेसिकली यहां पर क्या आंसर होगा बच्चा कि आपके दूध वाले दांत और आपके परमानेंट टीथ के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? आपके मोलर्स, नंबर ऑफ मोलर्स पे डिपेंड करता है। मोलर्स ही उनका एक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, एंड प्लीज डू बच्चा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस, and you can also join us on Ved Foundation as well, where we have a specialized and fully dedicated channel for NTSE. And this Ved Science, we are creating materials, the video lectures for all, like NTSE Olympiad, NEET, class 12th and class 10th as well. So for that, and Ved Foundation, that is specifically for class 9th, 10th, and that you will be getting the lectures specifically dedicated to NTSE and Olympiad. So kindly go and do like, share and subscribe that channel as well. तो next question है बच्चा, which of the following is correctly represents the normal in adult human dental formula? आपको पता है ना 2123 upon 2123 है, 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्री मोलर है और 3 मोलर्स हैं, है ना। तो यही है टोटल मिलाकर के 2 1 3 2 5 3 8, और ऐसे ही 8 इस तरफ और 8 इस तरफ अपर जॉस पे, तो 16 नीचे पे 1 2 2 3 2 5 8 इधर 8 इधर, टोटल 16 और 16 प्लस 32। तो टोटल क्या होता है 2123 अपॉन 2123। ये तो याद ही करके रख लीजिए आप, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2123 2 इंसाइजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। तो ये मतलब अपर जॉस की बात कीजिएगा तो लेफ्ट की साइड यही होगा, राइट की साइड यही होगा। तो दैट मीन टोटल ऊपर 16 नीचे 16, टोटल मिला के 32 टीथ होंगे हमारे पास, 32 ही होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, द टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन इज। अब एक बात बताइए बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था? वी द ह्यूमंस आर थेकोडोंट, दैट मींस आवर टीथ्स आर एम्बेडेड इन आवर गम्स। वी आर डाइफोडोंट, दैट मींस वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, वन परमानेंट टीथ एंड टेम्पोररी टीथ। 2 तरह की टीथ होती हैं हमारे पास। और तीसरी क्या होती है? हेटेरोडोंट, दैट मींस हमारे पास एक ही सिंगल टाइप ऑफ टीथ नहीं है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। तो बच्चा इसमें सबसे पहला सवाल है कि आइदर मोनोफायोडोंट, लेकिन हमारा मोनोफायोडोंट तो है नहीं, वी आर डाइफायोडोंट, एंड होमोडोंट तो ऐसा नहीं है। हेटेरोडोंट तो हम हैं लेकिन डाइफायोडोंट भी हैं। यस, ये तो बिल्कुल है, डाइफायोडोंट भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ आती हैं विद सर्टेन एजेस पर। और हेटेरोडोंट हम क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टीथ है, ठीक है। डाइफोडोंट तो हम हैं लेकिन होमोडोंट नहीं है, मोनोफायोडोंट भी नहीं है, थीकोडोंट हम हैं। तो अल्टीमेटली इन आउट ऑफ 4 में आप देख रहे हैं कि वी ह्यूमंस आर डाइफायोडोंट, वी आर हेटेरोडोंट एंड वी आर थेकोडोंट। तो अल्टीमेटली जो 2 सेट करेक्ट बन रहा है वो यही बन रहा है, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। मोनोफायोडोंट तो हम है नहीं, होमोडोंट भी हम है नहीं।
वी आर हेटेरोडोंट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं, हमारे पास कैनाइन है, इंसाइजर है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है। होमोडोंट मतलब एक ही टाइप ऑफ टीथ। डायफायोडोंट का मतलब वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, दैट मींस एक बार एक बच्चे दूध के दांत आएंगे, एक बार एक परमानेंट टीथ आएगी। और मोनोफायोडोंट में बस एक सिंगल ही टीथ, पैदा होते के साथ ही जो टीथ आई है वही सर्वाइव करेगी। डायफायोडोंट में क्या हो रहा है कि पैदा होते एक सर्टेन एज तक दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर परमानेंट टीथ आता है। तो दिस टाइप ऑफ टीथ सेट इज नोन एज डायफायोडोंट। और हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है बच्चा, कि वो टीथ में इंबेडेड होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो करेक्ट सेट बन रहा है वो यही बन रहा है कि डायफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। The human teeth are diaphyodont, that means they have two different sets of teeth at a particular age, and heterodont that they are different types of sets, different types of teeth in a particular set. ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सीकम होता है बच्चा, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, सीकम। इसका बिल्कुल ही वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स होता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई बॉडी में यूज नहीं है, और ये सीकम से साथ ही अटैच्ड होता है, सीकम के साथ ही अटैच्ड होता है, ठीक है। कॉलोन तो आपको पता ही है, कॉलोन जहां से स्टोर किया जाता है, मतलब जहां पर काइम पहुंचता है। अभी काइम मैं बताऊंगा आपको, काइम मैंने आपको बताया ना व्हाट इज काइम, जो इनडाइजेस्टेड अल्कलाइन फूड होता है वही काइम कहलाता है। तो वही कोलोन के थ्रू जाता है, और इलियम से कहां पहुंचता है, इलियम से पहुंचता है सीकम पे, सीकम से पहुंचता है कोलोन पे, कोलोन से पहुंचता है रेक्टम पे। तो सीकम में अटैच्ड होता है अपेंडिक्स, है ना। कहां कनेक्ट होता है, सीकम में। बर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन ड्यूडेनम होता है बच्चे, सबसे पहले ड्यूडेनम में पाया जाता है, ना आपको मैं बता दूं, और जेजुनम में भी पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक म्यूकोसल लेयर में एक बर्नर्स ग्लैंड होता है, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम एंड जेजुनम अपर वाले जो शुरू वाले लेयर्स होते हैं, जो सी वाले शेप्ड और जो क्वाइल्ड वाला जो अपर लेयर होता है, उसी में प्रेजेंट होते हैं बर्नर्स ग्लैंड, है ना। तो कि डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं। तो ड्यूडेनम एंड जेजुनम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टोमक में बर्नर्स ग्लैंड नहीं होता बच्चा, स्टोमक में गोबलेट, स्टोमक में आपको ये सेल्स होते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो HCl रिलीज वगैरह करते हैं, तो वो दैट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन स्टोमक। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में बर्नर सेल्स होता है, और वो कहां पे, अर्ली पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मींस ड्यूडेनम एंड जेजुनम में ये पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी होगा। And please do like, share and subscribe our channel, and do visit our new channel Ved Foundation as well. The middle part of the small intestine is, अब सबसे पहला क्या होता है बच्चा, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहला क्या होता है, शी शेप्ड डुओडेनम, बीच वाला हल्का कॉइल्ड जेजुनम, और सुपर कॉइल्ड इलियम। तो सबसे बीच वाला जो पोर्शन क्या हो गया बच्चा, वो जेजुनम हो गया। तो मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम। कौन है, जेजुनम। पाइलोरिक रीजन क्या होता है बच्चा, पाइलोरिक रीजन तो स्टोमक में था ना, सबसे पहले कार्डियक था, फंडस था, बॉडी था, और अदर पाइलोरिक था। तो ये क्या होता है, पाइलोरिक रीजन तो स्टोमक का हिस्सा है। तो मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम। क्या है बच्चा, जेजुनम। Duodenum is the C-shaped and is initial part of the small intestine. Jejunum is this middle part or the central part, and ileum is the highly coiled. यहीं से फिर वो किस में कनेक्ट हो जाता है, सीकम में। तो इलियोसीकम, ठीक है। अभी आगे आएगा इससे एसोसिएटेड सवाल भी, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द स्टोमक विच ओपन्स इनटू द डुओडेनम। तो कौन सा पार्ट जो है जो डुओडेनम में खुलता है। आपको पता है बच्चा कि स्टोमक का वो कौन सा पार्ट, स्टोमक कौन सा पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता है कार्डियक है, फिर उसके बाद फंडस है, उसके बाद बॉडी है, देन पाइलोरिक है। और ये पाइलोरिक वाला जो पोर्शन है बच्चा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे इनिशियल फेज डुओडेनम से जुड़ती है। तो पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमक इज जॉइंड विद डुओडेनम। समझ में आया। डुओडेनम क्या है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। और स्टोमक का कौन कौन सा पार्ट्स है, सबसे पहला जो इनिशियल रीजन होता है वो है कार्डियक, फिर फंडस, फिर बॉडी, देन पाइलोरिक सबसे निचला वाला शेप होता है। और यही वाला जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल वाले पोर्शन से कनेक्ट होता है, जिसका की नाम हम डुओडेनम कहते हैं। समझ आया। चलिए, इन मैन गिल्सन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद, किससे कहां पे बच्चे, ये गिल्सन्स कैप्सूल होता कहां पे, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया। ये गिल्सन्स कैप्सूल लिवर के ऊपर एक पतली सी एक मेम्ब्रेनस कवर होती है, जिसको हम गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं, है ना। जो लोब्स को, हेपेटिक लोब्स को वो कवर करके रखता है। तो अल्टीमेटली ये कहां, और लिवर किस में पार्टिसिपेट करता है बच्चा, आउट ऑफ दीज में लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, जो अभी आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा भी है। सो अल्टीमेटली गिल्सन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई इज फाउंड एंड दैट गार्ड्स, अभी जस्ट बात हुई है बच्चा, वो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट को गार्ड करता है ना, कंट्रोल्ड फॉर्म में ना, है ना, बाइल, और क्योंकि एक कॉमन डक्ट है ना,
बाइल भी आ रही है, वहां से पैनक्रियाज भी आ रही है, तो एक साथ आती है वहां पर, ठीक है। और बाइल का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक अल्कलाइन एनवायरमेंट बनता है ना, तभी तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर पाएंगे ना बच्चा। तो इसीलिए फाइनली स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहीं पे होता है और वो कंट्रोल कर रहा होता है हेपेटिक सेल्स जो बाइल रिलीज कर रही है और पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूसेस आ रही है ना, जो एक्सोक्राइन पाथवे है पैनक्रियाज का, आपको पता है ना पैनक्रियाज के पास बहुत एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटीज होती है। एक्सोक्राइन वो डक्ट के थ्रू अपने एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है और एंडोक्राइन में डायरेक्टली जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं जब एंटर कर रहे हैं तो उनको गाइड कौन करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। कौन करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द अडल्ट ह्यूमन? बताइए कौन सा है? ऑफ कोर्स लिवर है, थायराइड तो नहीं है, थाइमस भी नहीं है, तो और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? पैनक्रियाज है। तो पता है ना, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट सिक्रीट्स व्हाट? दैट सिक्रीट्स बाइल, दैट बाइल्स हैव कंटेन्स व्हाट? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दैट हेल्प्स इन, है ना, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बच्चे कुमार दीपक, देखिए बच्चा ऐसा है कि आपको नोट्स ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप @वेद साइंस पे हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारे साथ आप @वेद साइंस पे ज्वाइन करिए, हम आपको सारे नोट्स वहीं पे अवेलेबल कराएंगे। और इस वाली वीडियो लेक्चर की सारी जितनी भी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इसके अंदर में, इसकी भी एक PDF वर्जन हम आपको अवेलेबल कराएंगे। साथ टोटल जो प्रीवियस क्लासेस हुई, जो PYQs हुआ, और साथ कुछ हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो बच्चा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कुमार दीपक कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एडल्ट मैन इज लिवर। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है कुमार दीपक? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है एडल्ट ह्यूमन में? दीपक, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए दीपक। चलिए बच्चा, जो एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, दैट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस थ्रू। अब एक बात बताइए बच्चा कि एमल्सिफिकेशन, आप सबसे पहले मुझे बताएंगे एमल्सिफिकेशन कहते किसको है? एमल्सिफिकेशन का जो मेन मतलब होता है, बिल्कुल संजीव पटवा, बहुत ही सही जवाब दिया आपने बच्चा। पैनक्रियाज ही जो इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, और वो क्या रिलीज करता है? इसके अंदर दोनों ही एक्टिविटीज होती है पैनक्रियाज के अंदर, एंडोक्राइन एक्टिविटी भी होगी और एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी। एंडोक्राइन मतलब वो डायरेक्टली ब्लड में इंसुलिन ट्रांसफर करेगा, और पैनक्रियाटिक जूस हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डुओडेनम में प्रोवाइड करेगा, और वहां पर डुओडेनम क्या करेगा? डुओडेनम पे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी होती है जो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ बाइल और पैनक्रियाटिक जूस की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चा यहां पर सवाल आया था, संजीव पटवा, आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा था। एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू एमल्सिफिकेशन होता है? बाइल सॉल्ट्स के थ्रू होता है बच्चा, बाइल सॉल्ट्स के थ्रू होता है। मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट ही एक्ट करती है, सॉल्ट ही। कुमार दीपक बिल्कुल सही है जवाब आपका, पैनक्रियाटिक जूस बिल्कुल सही है। देखिए, एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट टेक्स प्लेस थ्रू बाइल सॉल्ट, हमेशा याद रखिएगा। एमल्सिफिकेशन में बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का ना बच्चा, जो बड़ा फैट का ग्लोब्यूल होता है ना, उसको तोड़ के मिसल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत छोटे पार्टिसिपेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपको पता है फिर फैट का डाइजेशन कहां पे होता है? आपको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस थ्रू बाइल सॉल्ट्स। लिख लीजिए बच्चा, बिल्कुल सही आंसर है ये, बाइल सॉल्ट। सॉल्ट का ही इंपैक्ट पड़ता है फैट ग्लोब्यूल्स पे, तब जा करके, है ना, एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। इसको मिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसल्स। नेक्स्ट है, द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। आपको पता है, आप में से किसी को पता है? संजीव या दीपक, आप में से किसी को पता है कि initial step of digestion of milk in human is carried out by which of the following enzyme? Either it is by lipase, trypsin, renin and pepsin. आप बताएं मुझे इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका? Any guesses? जी हाँ बच्चों, मैं बता दूं तो लाइपेजेस, आपको पता है ना कि लाइपेजेस क्या करता है? बिल्कुल संजीव पटवा, रेनिन, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने कि देखिए बच्चा, होता क्या है ना कि पहले प्रो रेनिन होती है, जब HCl के प्रेजेंस में ना ये एक्टिवेट हो जाती है ना, तो फिर ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाती है ना, और फिर यही रेनिन फिर फर्दर फैट मिल्क सेजीन को डाइजेस्ट करने में, जो है ना, जो मिल्क के अंदर जो जो प्रोटीन होता है, सेजीन प्रोटीन होता है, उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। लाइपेज आपको पता है, लाइपेज आपको पता है। ओम प्रकाश यादव, बिल्कुल सही बोला आपने बच्चे, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका, रेनिन, ठीक है। लाइपेजेस पता है ना आपको, जो फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन आपको पता है ना, ट्रिप्सिनोजेन था और HCl के प्रेजेंस में
है ना, ट्रिप्सिन और पेप्सिन में फर्क क्या है बच्चा, आप बताइए। ट्रिप्सिन कहां पर था, कोई बता सकता है मुझे? ट्रिप्सिन कहां पे था, स्मॉल इंटेस्टाइन में था या स्टमक में था? और पेप्सिन कहां था, मुझे कोई बताएगा फटाक से जल्दी से कि ट्रिप्सिन कहां मिलता है और पेप्सिन कहां मिलता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों बाबू बच्चे पेप्टाइडेज है, ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। बट आपको पता है कि ट्रिप्सिन कहां होगा और पेप्सिन कहां होगा? कोई जवाब दे सकता है क्या जल्दी से? ओम प्रकाश, संजीव, दीपक, कोई तो जवाब दो जल्दी से फटाक से। बताइए ट्रिप्सिन कहां है? पेप्सिन बच्चा स्टोमक में है। पेप्सिन बच्चा बिल्कुल सही ओम प्रकाश यादव। जी हाँ, पैनक्रियाज में बच्चे, पैनक्रियाज में बच्चा देखिए जो ट्रिप्सिन होता है ना बच्चा, ये ट्रिप्सिनोजेन होता है ना, ये ट्रिप्सिनोजेन फिर फर्दर एल्कलाइन, जब एल्कलाइन इन्वायरमेंट जब उसको बाइल प्रोवाइड करती है स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां ट्रिप्सिनोजेन से वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिनोजेन कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में, स्टमक में होगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ओम प्रकाश यादव, आपका आंसर बिल्कुल ट्रिप्सिन का अगर है तो वो बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिनोजेन पैनक्रियाज के ही पैनक्रियाटिक जूसेस में ही होता है, और पेप्सिन जो होती है वो कहां होती है? स्टमक में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, कोई बताएगा मुझे इसमें कि कौन सा? अभी जैसे आपने बताया था ओम प्रकाश यादव, आपने मुझे बताया कि कि पैनक्रियाज में होते हैं, तो आप ये वाला सवाल आप देखिए, इसका आंसर मुझे बताइए कि एंजाइम विच इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट थे? आपको पता है ना, अमाइलेज तो वहां होगा ही होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन भी था वहां पर, और काइमोट्रिप्सिनोजेन भी था वहां पर, और साथ साथ लाइपेजेस भी था, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक काइमोट्रिप्सिनोजेन भी था, लेकिन एंटेरोकाइनेज नहीं था ना, एंटेरोकाइनेज नहीं था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इज एंटेरोकाइनेज। ठीक है, समझ आया? और बताइए मुझे कि और कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट थे पैनक्रियाटिक जूस में। एक तो अमाइलेज था, लाइपेज था, काइमोट्रिप्सिनोजेन था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी था, याद है आपको? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी था। बिल्कुल संजीव पटवा, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे। एंटेरोकाइनेज नहीं होता पैनक्रियाटिक जूस में, लेकिन साथ साथ आपको बताया न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है। न्यूक्लियोसाइडेज को मत भूलिएगा आप। एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज भी पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है बच्चा, मुझे कोई बताएगा? सक्कस एंटेरिकस कहते किसको है? सक्कस एंटेरिकस पता है ना आपको क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस बच्चे इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं। यहां पर ये पैनक्रियाटिक जूसेस थे, यहां पर ये पैनक्रियाटिक जूसेस थे, यहां पर कौन सा है? यहां पर सक्कस एंटेरिकस वो होता है जो जो स्टोमक, जो इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं। इंटेस्टिनल जूसेस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर माल्टेज भी प्रेजेंट होता है, इनके अंदर लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लिएजेज नहीं होता। देखिए न्यूक्लिएजेज नहीं होता। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है बच्चा? पेंटोज शुगर और बेसिस को अलग करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या करता है ना बच्चा, इन दोनों में फर्क मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है कि पेंटोज शुगर, और डीएनए में जैसे आप बात कीजिएगा ना, तो डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होता है, बेसिस होता है, ठीक है। तो इन दोनों को न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ता है, लेकिन न्यूक्लियस क्या करता है? दो बेसिस के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ता है, तो वो नहीं प्रेजेंट होता है न्यूक्लियेजेस में, ठीक है। न्यूक्लियेजेस जो है सक्कस एंटेरिकस, दैट मींस इंटेस्टिनल जूस में न्यूक्लियेजेस नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया। सक्कस एंटेरिकस पता है ना क्या है? सक्कस एंटेरिकस कहते किसको है? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं इंटेस्टिनल जूसेस को कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियोसाइडेज भी प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, माल्टेज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियेज नहीं प्रेजेंट होता। न्यूक्लियेज का एंजाइम बच्चे, न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना, वो दो बेसिस को जोड़ करके, बहुत सारे बेसिस जुड़ते हैं ना साथ साथ एक साथ, तब जाकर के डीएनए बनती है। तो न्यूक्लियस दो बेसिस के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, जो कि सक्कस एंटेरिकस में एब्सेंट होता है। अगला सवाल है बच्चा, हाँ, क्लायोमाइक्रोन्स। आपको मैं बताया था ना बच्चे, मैंने पिछली कल वाली वीडियो में कई दफा आप लोगों से बोला है कि बच्चे इसको नहीं भूलना है, क्लायोमाइक्रोन्स को नहीं भूलना है बच्चे। ये फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर एक प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है ताकि इसको एब्जॉर्ब किया जा सके। फैट को डायरेक्टली, मिसल्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ना क्या किया जाता है कि उसको काइलोमाइक्रोन्स बनाया जाता है। दैट मीन्स उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग लगाई जाती है ताकि उसको फिर, है ना, सब म्यूकोसल लेयर से एब्जॉर्ब, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसमें क्लायोमाइक्रोन्स क्या होता है बच्चा?
कुमार दीपक, आप बेफिक्र रहें, नोट्स आपको मैं अवेलेबल कराता हूं, आपका हो जाएगा, मैं करवाता हूं, आपको मिलेगा आपको। आप हमारे साथ @वेद साइंस से जुड़िए, मैं आज ही अपडेट करता हूं आपको फॉर श्योर। इस क्लास के बाद से आपको रेगुलरली मिलता रहेगा नोट्स, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बच्चा किसका आंसर दे रहे हैं कुमार दीपक? ओम प्रकाश यादव किसका आंसर दे रहे हैं? काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है बच्चा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ए होगा ना बच्चा इसका आंसर। फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, प्रोटीन के ऊपर फैट की कोटिंग नहीं होती। फैट ग्लोब्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फैट ग्लोब्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे मिसेल जब एंटर करती है ना, तो उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ जाती है, और वो प्रोटीन की कवरिंग जो होती है फिर वो हटा दी जाती है एंड देन फैट को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो काइलोमाइक्रॉन समझ में आया क्या होता है? संजीव पटवा, ए आंसर सही है आपका। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विथ प्रोटीन इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, संजीव पटवा आपका आंसर सही है। कुमार दीपक आपका भी आंसर, कुमार दीपक आपका भी आंसर ए होना चाहिए बच्चे। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना जो कि प्रोटीन से कवर्ड होते हैं, उसी को हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। बच्चे आपके एनटीएससी में सवाल आता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको जरा जहन में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसमें से आउट ऑफ दीज आपको ना एक रॉन्ग आंसर ढूंढ के बताना है। आप में से कोई अगर ये इसमें से आंसर ढूंढ के बता सकता है मुझे, जैसा मैंने अपने लास्ट वाले वीडियोस में आपको बढ़ाया है, अगर आपने जरा सा भी ध्यान से सुना होगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आप में से कौन मुझे इसका आंसर बताएगा? संजीव, दीपक, ओम प्रकाश, कोई तो है जो जवाब दे। सवाल सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से बच्चे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चूज द रॉन्ग आंसर, आपको इसमें से गलत आंसर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, क्या सही है या गलत है ये बताइए मुझे। लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस नहीं, न्यूक्लिएजेस, यहां से ध्यान रहे, अभी हमने पढ़ा था ना यहां पर, यहां से याद है आपको, न्यूक्लियोसाइडेजेस था और न्यूक्लिएजेस था। सक्कस एंटेरिकस में न्यूक्लिएज नहीं प्रेजेंट होता, तो लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। ये तो मुझे पहले ही गलत लग रहा है। गलत लग रहा है, नहीं लग रहा है? लाइपेजेस तो होता है। गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस, जी हां बिल्कुल, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करती है। बर्नर्स ग्लैंड्स आर सब म्यूकोसल ग्लैंड, जी हां बिल्कुल, बर्नर्स ग्लैंड जो होता है ना बच्चा, वो आपको मैंने बताया था कि म्यूकोसल, सब म्यूकोसल जो एक 4 लेयर्ड होती है ना, तो सब म्यूकोसल सेल में बर्नर्स ग्लैंड होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। चौथा जो है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कैटालाइजेस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस टू डाइपेप्टाइड्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। और बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, बाइल का कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होता बच्चा, वो फिजिकल एक्टिविटी करता है एमल्सिफिकेशन में। तो इसका आपको कौन सा गलत लग रहा है बच्चा, बताइए। गॉबलेट सेल तो बिल्कुल सिक्रीट करती है म्यूकस, बर्नर सेल भी सब म्यूकोसल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड डाइपेप्टाइड्स में, और बाइल की कोई अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। ये होते हैं प्रेजेंट बच्चे, ये होते हैं प्रेजेंट वहां पर। ठीक है, अगला जो सवाल है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन आवर बॉडी इज नॉट कंप्लीटली इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी के बीच में आपको फर्क पता है? वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉल्यूंटरी मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन आवर बॉडी इज नॉट कंप्लीटली इनवॉल्यूंटरी, आप मुझे बताइए किसका आंसर दिया बच्चे? ओम प्रकाश यादव, संजीव पटवा जी। डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग होता है। तो इसमें से कंप्लीटली नॉट इनवॉलेंट्री, जिसको मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। नॉट वॉलेंट्री मतलब वॉल्यूंटरी, नॉट इनवॉल्यूंटरी मतलब वॉल्यूंटरी, दैट मींस डिग्लूटेशन। निगलना कब है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है बच्चा? मूवमेंट ऑफ, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इंजेस्टेड फूड, दैट मींस डिग्लूट जिस फूड को आपने किया उसी का मूवमेंट एलिमेंटरी कैनाल में पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। तो ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इन अ इन जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, तो वो डिग्लूटेशन है, स्वॉलोइंग है। ठीक है, ये आप वॉलंटरीली कर सकते हो, आप जब चाहो उसको स्वॉलो कर सकते हो अपने टंग को पीछे पुश करके, या चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो दिस इज कंप्लीटली वॉलंटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? ए, डिग्लूटेशन। ठीक है, अगला सवाल है, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर अ पर्सन मस्ट बी स्पेशली केयरफुल टू रिस्ट्रिक्ट डाइटरी इंटेक ऑफ।
अब एक बात बताइए, किसी के गॉल ब्लैडर हटा दिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर हटा दिया। गॉल ब्लैडर में स्टोर क्या होता था? गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता था, और वही बाइल क्या करता था? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता था, क्योंकि उसी बाइल के अंदर जो बाइल एंजाइम के साथ बाइल सॉल्ट था, वही सॉल्ट जो है फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एमल्सिफाई करता था। तो फैट का डाइजेशन नहीं कि मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी करता था, फिर फर्दर उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम लगती थी, तो उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता था। तो अब एक बात बताइए कि मुझे, कि अगर किसी के बॉडी से गॉल ब्लैडर ही हटा लिया जाए तो उसको कौन से फूड को कम खाने की कहा जाएगा? कि तुम भैया खाना, लेकिन कम खाना। देखिए हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट तो है, ठीक है, लेकिन स्टोरेज जहां पर हो रही है वो निकाल दिया गया है। तो फैट तो आप खाना, लेकिन कम खाना। इसीलिए क्या कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री डाइट लेनी है आपको फैट के केसेस में, जब आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स डाउन द ओएसोफेगस इज नोन एज। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप में से दीपक बताएगा। दीपक, इसका आंसर बताइए आप मुझे। द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स डाउन द ओएसोफेगस। दीपक, the semi-digested food that moves down the esophagus is known as, क्या कहा जाता है बच्चे? ओम प्रकाश, आप बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, बोलस कहते हैं। संजीव पटवा, बहुत ही अच्छा, बहुत सही जवाब है आपका। ओम प्रकाश, आपका भी बिल्कुल आंसर सही है बच्चे। ओम प्रकाश का आंसर बिल्कुल ही सही है। सही है बच्चा। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड प्लीज बच्चा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जहां तक हो सके आप इसको उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनके पास ये नहीं पहुंचा है, ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है बच्चा? ओम प्रकाश प्लीज करिए, संजीव आप भी करेंगे, दीपक। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। अब एक बात बताइए बच्चा कि HCl रिलीज कहां से होता है बच्चा? ऑक्जेंटिक सेल होता है ना, मैंने आपको स्टोमक में एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड होता है, वहीं से जो है HCl रिलीज होती है। और HCl का बच्चे काम क्या था? HCl का बेसिकली काम था कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था, जिससे जो है पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती थी। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक इज conversion of pepsinogen to pepsin, and this pepsin will convert protein into peptides and peptones। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। संजीव बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका। दीपक आप जवाब नहीं दे रहा यार बिल्कुल भी कुछ। दीपक क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, पेरिस्टालसिस अकर्स इन, कहां होता है पेरिस्टालसिस? एंड पेरिस्टालसिस पता है ना क्या होता है? कि मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड योर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एलिमेंटरी कैनाल के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस्टालसिस अकर्स इन, पेरिस्टालसिस अकर्स इन, जल्दी से जवाब दीजिए। पेरिस्टालसिस अकर्स इन एलिमेंटरी कैनाल। आई गेस कि आप लोगों ने, आपको तो पता ही होगा एलिमेंटरी कैनाल में ही पेरिस्टालसिस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए बैकफ्लो कैसे हो जाता है? जो फीकल मैटर बच गया ना, जो एक्स्ट्रा, जो नॉन डाइजेस्टेड जो फूड बच गया। काइम किसको कहते हैं बच्चा? काइम वो होता है जो अल्कलाइन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो एक्स्ट्रा मैटर होता है, जो वेस्ट होता है बच्चा। ओम प्रकाश बिल्कुल सही है आपका जवाब। इस वाले का कोई जवाब दे सकता है क्या मुझे? इस वाले का कोई जवाब दे सकता है मुझे? इस वाले सवाल का कोई जवाब दे सकता है? द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय विच? एपिग्लोटिस प्रेजेंट करता है। फीकल मैटर तो यहां की बात ही नहीं हो रही। स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई अभी मैंने जस्ट आपको बताया। गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर कहां पे प्रेजेंट था बच्चे? वो एसोफेगस और, जी हां बिल्कुल सही है बच्चा। ओम प्रकाश यादव बिल्कुल सही है आपका जवाब। इलियोसीकल वाल्व होता है ना, जो कि प्रिवेंट करता है कि एक बार सीकम में आ गया तो इलियम से वो इलियम में वापस न चला जाए। ठीक है, तो ये एक वाल्व होता है जो इलियम से, इलियोसीकल मतलब इलियम से वेस्ट सीकम में जाएगा
और इन दोनों के बीच एक वाल्व होगा जो ना सीकम से इलियम में वापस आने नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलियोसीकल वाल्व। इलियम और सीकम के बीच का वाल्व कहलाता है इलियोसीकल वाल्व। स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई कहां पे था बच्चे? यहां पे था वो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में, एपिग्लोटिस फेरिंक्स के ऊपर था। गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर कहां था? ओएसोफेगस और स्टोमक के बीच में था। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या था? डुओडेनम और स्टोमक के बीच में था ना? चलिए, ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस क्या होता है बच्चा? इसका जवाब देगा कोई मुझे? ऑक्जेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे? फटाक से बताइए मुझे जल्दी से। बच्चे, ऑक्जेंटिक सेल कौन क्या रिलीज करता है? पेप्सिन रिलीज करता है, ट्रिप्सिन रिलीज करता है? ये दोनों तो नहीं ही करता, आपको पता है। रेनिन भी नहीं करता है। तो अल्टीमेटली पता है ना कि HCl ही करता होगा, है? ऑक्जेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे? स्टोमक में होता है ये, HCl प्रोड्यूस करता है बच्चा ये, ठीक है? आई होप कि आपको पता चल गया है। नेक्स्ट है बच्चा, द स्पेशल फीचर ऑफ बाइल जूस इज दैट। फीचर ऑफ बाइल जूस क्या है बच्चा? कि इसके पास कोई एंजाइम है ही नहीं। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाइजेशन में करता ही नहीं है बच्चे। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करता है, जो कि एमल्सिफिकेशन कहलाती है। और इसके अंदर अमाइलेज नहीं होता है, लाइपेज नहीं होता है, और इसके अंदर वाटर भी नहीं होता है, ठीक है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ बाइल सॉल्ट और बाइल एंजाइम होता है, जिसका कि कोई डायरेक्ट एंजाइमेटिक इफेक्ट नहीं है डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है? चलिए, द वॉल ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl बाय किस चीजों से प्रिवेंट किया जाता है? वॉल, आपको पता है HCl कितना हाईली एसिडिक होता है, तो उसको स्टोमक वॉल को कौन प्रिवेंट करता है? कोई बता सकता है मुझे? इसका एपिडर्मल लेयर तो नहीं होगा, मेसोडर्मल मस्कुलर लेयर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चे, म्यूकस का एक लेयर होता है ना, जो गॉबलेट सेल रिलीज करती है, और उसी का एक लेयर सा बन जाता है, जिसको कि हम म्यूकस का लेयर कहते हैं, जो कि HCl के, है ना, सेल्फ डाइजेशन में को प्रिवेंट करता है, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि HCl हमारे ही अपने। बिल्कुल सही है बच्चा, संजीव पटवा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। म्यूकस का जो लेयर होता है बच्चे, वो ही जो है प्रिवेंट करता है, ताकि HCl जो है वो स्टोमक वाल को डाइजेस्ट ना करने लग जाए, ठीक है? ये वाला अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। मैच द फॉलोइंग आप सबके लिए है, संजीव, ओम प्रकाश, दीपक, आप में से अगर कोई भी ये सवाल सॉल्व कर दे तो मैं मान जाऊं। आप मुझे बताएंगे बच्चे, इस सवाल को आप ध्यान से देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहले आपको पता है बच्चे, पता होना चाहिए, गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है? म्यूकस करता है। क्या करता है? म्यूकस करता है। गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है? म्यूकस करता है। सलाइवा एक सबलिंगुअल ग्लैंड है। सलाइवा सबलिंगुअल ग्लैंड है। आपको पता है ना, ग्लैंड कितने तरह के हैं हमारे वहां पे? सबलिंगुअल था, सब मैंडिबुलर था, और पैरोटिड ग्लैंड था ना हमारे, जो सलाइवा रिलीज करता था। याद है ना आपको? और तीसरा ऑक्जेंटिक सेल क्या कर रहा है? अभी जस्ट बताया, HCl रिलीज करता है। और लाइसोजाइम बच्चे आपके सलाइवा में होता है, ये एक तरह का एंजाइम है आपके सलाइवा में, और हनी में भी होता है। जहां जहां आपको एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखेगी ना बच्चों, वहां पर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। आपकी जो सलाइवा होती है उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है, हनी के अंदर भी लाइसोजाइम होता है। तो कहीं कट वट जाए तो आप हनी भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें से बताइए कौन सा होगा? ए का क्या होगा? ए का 2, ठीक है जी, ए का 2 होगा। बी का 1 होगा। ए का 2, बी का 1, चलिए ये वाला आंसर। सी का 4 सही है, और डी का 3। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ओम प्रकाश, बच्चे कौन सा आंसर होगा इसका? इस वाले सवाल का क्या आंसर होगा? आपको गॉबलेट सेल कहां क्या रिलीज करता है? म्यूकस करता है। सलाइवा सबलिंगुअल ग्लैंड से रिलीज होता है। ऑक्जेंटिक सेल, है ना, HCl रिलीज करती है। और लाइसोसाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है बच्चे। तो इसका आंसर ई है। बिल्कुल संजीव, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बिल्कुल ही सही आंसर दिया है, वाकई अच्छा है आपका जवाब। नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बच्चे, गैस्ट्रीन नाम का एंजाइम होता है, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ाई थी, उसके अंदर जी सेल्स होते हैं। जी सेल्स जब एक्टिव होते हैं ना बच्चे, तो वह गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं, और यही गैस्ट्रीन जाकर के फर्दर और लोगों को ऑक्जेंटिक सेल्स वगैरह को सिग्नल देता है कि भैया चलो HCl रिलीज करो, और साथ साथ क्या रिलीज करो? पेप्सिनोजेन में जो HCl रिलीज होगा तो फिर पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन होगा बच्चे इसका आंसर। ठीक है, ये जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड एंड प्रोडक्ट। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो है पेप्सिन की मदद से अमाइनो एसिड बनाता है। क्या ये सही है? ए बताइएगा मुझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पेप्सिन होता है? ये तो पहले ही गलत हो गया कि यहां तो होना ही नहीं है ये सारी चीजें। स्टमक में लाइपेज होता है, मिसल्स बनता है, ये तो होता ही नहीं है इसके अंदर। स्टमक में लाइपेज के मिसल्स बनता ही नहीं है बच्चे, है ना। तो स्टमक में क्या काम हो रहा है? स्टमक में तो पेप्सिन है, पेप्सिन बनता है जो प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बनाता है ना। और डुओडेनम में बच्चे ट्राइग्लिसराइड, ट्रिप्सिन एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो मोनोग्लिसराइड्स तो आपको ऐसा नहीं, ग्लिसराइड्स तो फैट को है ना बच्चे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तो फैट मॉलिक्यूल्स को हम ग्लिसराइड्स कहते हैं ना बच्चे। तो ट्राइग्लिसराइड पे ट्रिप्सिन एक्ट नहीं करता, इस पे लाइपेज एक्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है बच्चा? फैट को ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। फैट का एक टाइप होता है, इसमें 3 कार्बन वाले जो 3 चेन्स होंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स इज अ टाइप ऑफ फैट और मोनोग्लिसराइड इज आल्सो अ टाइप ऑफ फैट। तो फैट को लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन नहीं। तो ये भी गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पर एमाइलेज एक्ट करती है और उसको डाइसैकेराइड में फॉर्म करती है, और इसी डाइसैकेराइड पे फिर सक्कस एंटेरिकस का इंटेस्टिनल एमाइलेज एक्ट करता है, तो फाइनली ग्लूकोज बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? कौन सा इसका करेक्ट मैचिंग है? इसका करेक्ट मैचिंग कौन सा है बच्चे? इसका करेक्ट मैचिंग ऑप्शन डी है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च अमाइलेज के प्रेजेंट में डाइसैकेराइड में टूटता है, और यही डाइसैकेराइड फिर सक्कस एंटेरिकस के अमाइलेज मतलब इंटेस्टिनल जूस की इंपैक्ट से, है ना, फर्दर ये डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड दैट मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड के थ्रू ट्रेवल करा करके जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा देती है, वहां उसका इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो बच्चे फूड था ना, उसको लेके ब्लड में पहुंचा, एब्जॉर्ब कर लेना, ब्लड तक पहुंचा देना, और ब्लड से जब वो जहां पर उसकी जरूरत है वहां पहुंच के उससे उसके काम लिया जाए, तो ये एसिमिलेशन कहलाता है। समझ आ गया बच्चा लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स फर्स्ट इन विच स्ट्रक्चर। अब मुझे यहां से कोई बताएगा? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के लिए। संजीव पटवा, आप बहुत सही जवाब दे रहे हैं। सारे सवाल जवाब आपने जितने भी दिए हैं सबके सब आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। इसका जवाब मुझे कोई दे के बताएगा। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन अकर्स फर्स्ट इन विच सबस्ट्रेट। मुझे बताइए विच स्ट्रक्चर, सॉरी, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां शुरू होती है? तो बहुत ही हल्का है बच्चे, कहां होती है सबसे पहले डाइजेशन शुरू? कोई बताएगा मुझे? ओम प्रकाश, आप तो बहुत तेज बच्चे हो यार। संजीव, दीपक तो पता नहीं कहां चला गया। और भी बच्चों को आप जोड़ सकते हैं बच्चे। संजीव, ओम प्रकाश, आप और भी बच्चों को। शिवाजी, बिल्कुल शिवाजी धोबले, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चा, एकदम आते ही छक्का लगाया आपने। शिवाजी महाराज जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्बोहाइड्रेट्स का बच्चे डाइजेशन बच्चा माउथ में होता है। संजीव धोबले, आपने सी आंसर किसके लिए दिया है? बच्चे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है बच्चे। शिवाजी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है। इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सबसे पहले कहां शुरू होती है? वो शुरू होती है माउथ में। कहां शुरू होती है? माउथ में शुरू होती है बच्चे। और 30% ऑफ जो स्टार्च होता है ना बच्चे, कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। तो 30% जो स्टार्च होता है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। समझ में आया? अगला सवाल शिवाजी, अगला सवाल आपके लिए है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। शिवाजी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, और संजीव, ओम प्रकाश, आप बताएंगे मुझे कि इस वाले में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे कि सेलेवरी अमाइलेज अ डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिंस डाइजेशन ऑफ सेलेवरी अमाइलेज, अ डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिंस डाइजेशन ऑफ सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है? सबसे पहले किसको डाइजेस्ट करता है?
बताएगा कोई मुझे? शिवाजी? बच्चे सेलेब्री अमाइलेज सबसे पहले किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा ना जी। ओम प्रकाश यादव सी, कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही आंसर है आपका। और भी कोई जवाब देना चाहेगा? बहुत अच्छे ओम प्रकाश, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम कि मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ही बताएंगे। आप लोग ही बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, या सीकम में होता है? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? मैं वेट कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होती है? सबसे ज्यादा डाइजेशन स्टमक में होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है या बिल्कुल सही संजीव पटवा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ डाइजेशन, दैट मींस फैट की डाइजेशन, प्रोटीन की प्रॉपर डाइजेशन, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लाया जाता है। और एब्जॉर्प्शन भी कहां होता है? विलाई के थ्रू होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ओम प्रकाश यादव का भी आंसर सही है, संजीव पटवा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएं। चलिए, ये सवाल तो बच्चे थोड़ा सा घुमा फिरा के है, थोड़ा सा ये सवाल आप शायद इसमें आप कंफ्यूज हो, लेकिन आज मैं आपको ये बता ही दूंगा। ठीक है, आप जान जाएंगे, आज एक नई चीज आप सीखेंगे। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बच्चे एब्जॉर्ब कब होगा कार्बोहाइड्रेट्स? कि सबसे ज्यादा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाने की जरूरत है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है बच्चा, है ना। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। सुक्रोज बच्चे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डाइसैकेराइड है। इसके अंदर दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मोनोसैकेराइड्स होंगे, तो ये सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, दैट मींस के पास दो मोनोसैकेराइड है। ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं। आप मुझे बताएंगे बच्चा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्लड इज मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड। यहां पर सबसे यहां पे रैपिडली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, ओम प्रकाश यादव आपने आंसर किसका दिया है? मतलब इस वाले एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का दिया है ना। जवाब देगा कोई मुझे इसका कि ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्लड द मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसैकेराइड इज? कोई जवाब देगा बच्चे? फ्रुक्टो, ओम प्रकाश फ्रुक्टो। अच्छा, कोई और जवाब दे दो। चलो चलो, और कोई है? और कोई जवाब देना चाहेगा? संजीव? दीपक तो है ही नहीं। बच्चे गैलेक्टोज होता है इसका आंसर जो होगा, ये गैलेक्टोज होगा। गैलेक्टोज इस सबसे ज्यादा रैपिडली ट्रांसपोर्टेड है। ठीक है, एब्जॉर्ब भले ही जल्दी ग्लूकोज होगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो स्पीड में ट्रांसपोर्टेशन होती है वो गैलेक्टोज की होती है। ठीक है ना। सबसे रैपिडली ट्रांसपोर्ट कौन सा मोनोसैकेराइड होता है? गैलेक्टोज होता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन? आप में से कोई बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन? ह्यूमन में डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए ये कौन से वाले सही हैं? फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम। ऐसा नहीं है बच्चा, सोडियम आयंस के थ्रू नहीं है इसको एब्जॉर्ब किया जाता, इसको एब्जॉर्ब विलाई के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? विलाई के थ्रू, है ना, विलाई के थ्रू किया जाता है। और इसमें ऑस्मोसिस लगती है, विदाउट एनर्जी वाली ट्रांसपोर्टेशन होती है। काइलो माइक्रोन्स आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड का मतलब फैट होता है बच्चे, दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड कैपिलरी। बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही है ना। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ठीक है, और ये गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा के, इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है लेकिन विद कैरियर आयंस लाइक सोडियम नहीं, साथ विलाई के हेल्प से होता है, विलाई के हेल्प से। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सेलुलरी अमाइलेज इन। अभी जस्ट बताया बच्चे, सिर्फ 30% स्टार्च ही आपके माउथ में डाइजेस्ट होता है, फर्दर जो है वो आगे डाइजेस्ट होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स इन आवर स्टमक सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ऑक्जेंटिक सेल बच्चे
प्रो एंजाइम नहीं रिलीज करता, पेप्सिनोजेन रिलीज नहीं करता, वो ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करता है जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? तो अल्टीमेटली यहां पे कौन सा सबसे वाला करेक्ट आंसर आपको लग रहा है? वो है काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन्स, दैट मींस फैट प्लस प्रोटीन का छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में भेज दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? इस वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सिलेवरी अमाइलेज इन आवर माउथ। बच्चे तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फूड मटेरियल्स इन इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब थ्रू, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? सीलिया के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फ्लैजिला के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, विब्रेसी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, या विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है? और कहां एब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्ब होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। थ्रू किसके एब्जॉर्ब होता है? ये एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा? विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ये चलिए कुछ सवाल ही बचे हुए हैं हमारे, एक दो सवाल ही और हैं। ठीक है, कि व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफर फ्रॉम। देखिए बच्चा, इसमें क्या हो रहा है कि आप कैलोरीज तो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, कैलोरीज तो अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, बिल्कुल सही है ओम प्रकाश, आपका आंसर बिल्कुल सही था पिछले आंसर का, पिछले क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चे, क्या होता है ना कि क्वाशिकॉर में क्या होता है ना बच्चे, कि क्वाशिकॉर में न्यूट्रिशन तो पूरी मिलती है, कैलोरीज इनटेक पूरा है, लेकिन क्वाशिकॉर के केस में ना प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है बच्चे। क्वाशिकॉर के केस में प्रोटीन बहुत ज्यादा कम मिलता है, इस वजह से ये मेल न्यूट्रिशन होती है और इसके एडिमा होता है, पेट फूल जाता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है नितिन, बिल्कुल सही है बच्चे, विलाई बिल्कुल सही आंसर है आपका नितिन, बहुत ही करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है बच्चे, तो ये वाला आंसर मुझे कोई बताएगा कि व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, द इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 1 ईयर लाइकली टू सफर फ्रॉम, क्या होगा? रिकेट्स या पेलागेरा या मेरास्मस या क्वाशिकॉर? इसमें से कोई जवाब दे मुझे फटाफट से। बता दीजिए बच्चे, इसका कोई आंसर दे देगा मुझे? नितिन आप तो दीजिए फटाक से आंसर इसका। ब्रेस्ट फीडिंग की जब आप ब्रेस्ट फीडिंग ना करा करके लो कैलोरी मतलब लो प्रोटीन लो कैलोरी फूड अगर दे दी जाए तो किस तरह की बीमारी होने के चांसेस होते हैं बच्चों के अंदर में? इन्फेंट्स में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? कोई बताएगा मुझे? तो बहुत आसान सवाल है बच्चे, बताइए, कोई तो बताइए जल्दी से। ओम प्रकाश कहां हैं आप? नितिन, एग्जैक्टली नितिन, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, क्वाशिकॉर। इसमें बेसिकली बच्चे क्या होता है ना, इसमें प्रोटीन इंटेक कम होती है, प्रोटीन से जो मिलने वाली कैलोरीज होती है वो कम होती है, और बाकी फर्द हालांकि कैलोरीज की जो पूरी जो डिमांड है वो कर दी जाती है, कैलोरीज की डिमांड पूरी कर दी जाती है, बट अच्छा नितिन, अच्छा योर नेम इज सानवी, ओके सॉरी, मुझे यहां पर एक्चुअली सानवी यहां पे नितिन से आ रहा था ना, दैट्स व्हाई आई थॉट के ओके योर नेम इज सानवी, ओके ओके, वेलकम सानवी, वेलकम। सो बच्चे, इसका आंसर बिल्कुल सही दिया आपने जवाब सानवी, और ओम प्रकाश आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्वाशिकॉर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कैलोरीज तो पूरी मिलती है लेकिन प्रोटीन जो है कम मिलता है, प्रोटीन नहीं मिल पाती, प्रोटीन की जो मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, पैम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आखिरी सवाल है इस वीडियो लेक्चर का। मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, बिल्कुल सही बच्चे, ओम प्रकाश फाइनली आपने सही जवाब दिया, चलिए बहुत सही ओम प्रकाश, बहुत सही। ये आखिरी सवाल का जवाब मुझे कोई देगा कि मेरास्मस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच? नियासिन, राइबोफैल्मीन, थियामीन या प्रोटीन? किसकी डेफिशिएंसी से मेरास्मस कॉज होता है? मेरास्मस में आपको बता दूं बच्चे कि मेरास्मस में क्या होता है, पहले आप मुझे आंसर, पहले आप बता दिया मैंने आपको। सानवी,
सॉरी सॉरी सानवी, सॉरी सॉरी सानवी, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज, आई मीन मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, सानवी बताएगी मुझे कि मेरास्मस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन या थियामीन। सानवी, ओम प्रकाश, संजीव तो पता नहीं गायब ही हो गया। कम ऑन, जल्दी से जवाब दीजिए यार, आखिरी सवाल है। इसका आंसर तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको देखते ही जवाब दे देना था। सानवी, कम ऑन, मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे, सानवी, इट्स नॉट डी बच्चे, इट्स यू नो इट्स इट जो मेरास्मस बच्चे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है ना। मेरास्मस जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है बच्चे। क्या होता है ना, ओम प्रकाश आपको पता है इसका आंसर? बच्चे जब बात ही प्रोटीन डिफिशियंसी की हो रही है, क्वाशिकोर और ये जो मेरास्मस है ना, ये बच्चे बात ही प्रोटीन डिफिशियंसी की है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की जब है तो ऑफ कोर्स मेरास्मस में प्रोटीन बिल्कुल, इनफैक्ट मेरास्मस में केस होता है ना बच्चे कि इसमें आपको न्यूट्रिशन ही बहुत कम मिलती है, कैलोरीज ही आपकी बहुत कम होती है। आप देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप जाएंगे, अब आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में इसकी कुछ फोटोज भी डाली हैं। तो सानवी बच्चे, इसका आंसर मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। बच्चे प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई, यहीं पर हमारे कुछ सवाल सारे जो हैं क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और आप खुद से चेक करिएगा कि आपको कितने सवाल आए थे इसमें और कितने सवालों के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। तो एनालाइज आप खुद करेंगे और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको यहां से आज जो इस वाले वीडियो लेक्चर से आपने क्या नई चीज सीखी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आप हमारे साथ इस वीडियो में यहां तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर रोज अपनी हम हर रोज एक वीडियो लेक्चर्स लेकर आपके साथ आते हैं। बी, बच्चे मेरास्मस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। बच्चे मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ओम प्रकाश, सानवी, मेरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन बच्चे, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारी वीडियो में इतनी देर तक बने रहे, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइंस। और साथ साथ बच्चे आप लोग हमारे वेद फाउंडेशन वाली चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पर हम आपको एनटीएससी लेवल की भी तैयारी कराते हैं, बहुत ही हायर लेवल की। इनफैक्ट समझिए यही वाले जो कुछ वीडियोस हैं आपको वहां पे भी मिलेंगे। आप जाएं, आप वेद फाउंडेशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और उसका घंटा जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।